is defined as bond energy is defined as energy required to break a bond. इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उसे बॉन्ड एनर्जी बोलेंगे। समझ में आ रहा है? अब बॉन्ड एनर्जी के बारे में समझा रहा हूं भाई, मैं किसके बारे में समझा रहा हूं? बॉन्ड एनर्जी। तो सबसे पहली चीज तो यह आ जाएगी कि बॉन्ड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड लेंथ। मतलब लेंथ जितना ज्यादा छोटा होगा उतनी ज्यादा ऊर्जा की मात्रा लगेगी उसको ब्रेक करने में। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड ऑर्डर। बस दो ही है नहीं जी। तो जिसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी उसको ब्रेक करने में ज्यादा एनर्जी खर्च करना पड़ेगा, जिसका नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा होगा उसको जो है ब्रेक करने में ज्यादा एनर्जी लगेगी। मैं इसको एक पेंसिल के माध्यम से दिखाना चाहूंगा, इसका डेमोन्स्ट्रेशन। लाइए दो पेंसिल दीजिए मुझे, एक बड़ी और एक छोटी, जल्दी। बहुत बड़ी पेंसिल है भाई, ठीक छोटी वाली। लाइए एक बड़ी पेंसिल दीजिए, जल्दी दीजिए, थोड़ा जल्दी हाथ चलाइए। गर्ल्स के पास होगा, बॉयज के पास नहीं होगा बड़ा पेंसिल। और ये देखो, ये एक बड़ा पेंसिल है और ये एक छोटा पेंसिल है। ये बॉन्ड लेंथ कम है इसका, इसका बॉन्ड लेंथ क्या है जी? ज्यादा है। अब जैसे कि ये बॉन्ड लेंथ है, इसमें मैं एनर्जी लगाता हूं, ये देखिए इतनी आसानी से ब्रेक हो गया, एकदम आसानी से। मतलब मुझे प्रेशर डालना ही नहीं पड़ा क्या? इसी की जगह अगर इसको मैं ब्रेक करने की कोशिश करूं तो शायद हथौड़ी की जरूरत पड़ेगी। बचपन में तो दांत से तोड़ देते थे, अब दूसरे का पेंसिल है तो मुंह में नहीं डालूंगा मैं, नहीं टूट रहा। तो आप समझ ही सकते हैं ये जो मैंने लिखा है इसका मतलब है नहीं कि बॉन्ड एनर्जी उतनी ज्यादा जितना लेंथ। देखा ना मैंने, काफी एनर्जी लगाया बट टूटा ही नहीं, और ये काफी आसानी से टूट गया। अब इसी तरीके से मुझे 3 पेंसिल दो और अब वो बताने की जरूरत नहीं, बचपन से पढ़ते आ रहे हो चीज क्या, कि एक लकड़ी को तोड़ना आसान है और 3 लकड़ी को तोड़ना मुश्किल है। कि नहीं मुश्किल है? नहीं बेटा, कैच, गुड बेटा, अच्छा है। ये किसका था? पास कर दो बेटा। तो ये बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ भाई आराम से दिख के समझ में आ रहा है, पढ़ने की भी जरूरत नहीं थी उसको, है नहीं? अब अगर मैं आपसे पूछूं कि किसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है, यदि मैंने बोला भाई ओ डबल बॉन्ड ओ एन ट्रिपल बॉन्ड एन, आप बताइए किसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है? ऑब्वियसली N2 की एनर्जी मेरे को ज्यादा दिख रही है उस O2 से, है नहीं? अब आपको बताऊं एक ताज्जुब की बात, कि N2 की एनर्जी इतनी ज्यादा है कि पूरे अर्थ में इतनी एनर्जी है ही नहीं वास्तविकता में कि हम N2 को ब्रेक कर सकें। इसीलिए तो वातावरण में, एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा किसकी मात्रा पाई जाती है? सोचो, अगर N2 को तोड़ना आसान होता तो N2 ज्यादा मात्रा में पाया जाता क्या? नहीं। इसीलिए पेड़ पौधों के लिए भी सबसे ज्यादा डेफिशिएंट कौन है? नाइट्रोजन ही। अपन बोलते हैं ना, अपन भाई जो जिम रैट्स हैं उनसे जाके पूछो आप, तो वो क्या बोलेगा कि प्लांट प्रोटीन आर नॉट सफिशिएंट फॉर आवर बॉडी। क्या रीजन है? पेड़ पौधे खुद ही बेचारे भूखे हैं नाइट्रोजन के लिए, है नहीं? क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड कितना है जी? बॉन्ड एनर्जी क्या है? भयानक ज्यादा है। अब इस बॉन्ड एनर्जी, जैसे भाई अब बात छेड़ा है तो पूरा कंप्लीट कर देता हूं, इस बॉन्ड एनर्जी को तोड़ने के लिए बिजली के झटकों की जरूरत होती। जब बिजली का मात्र एकमात्र साधन है नेचुरली प्लांट को नाइट्रोजन मिलने का, क्या? वातावरण में पाए जाने वाला बिजली। ये बिजली जब कड़कता है तो इस बिजली से ही ये नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन क्या होता है? ब्रेक होता है।
अब जब ये ब्रेक होता है तो उस वातावरण में हाइड्रोजन पानी गिर रहा है तो H2O भी है। अब ये H इस नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेता है बेटा, अमोनिया बना लेता है। क्या बना लेता है? अब ये अमोनिया गैस है जो गिरते हुए पानी में मिल जाता है, घुल जाता है और जमीन तक पहुंचता है। इसी को ही प्लांट क्या करता है, सीधा एब्जॉर्ब करता है। और दूसरा तरीका है वो है लेग्यूम सीड्स। आप लोगों ने सुना होगा, दैट इज कॉल्ड द राइजोबियम का नाम सुना होगा, है नहीं? नॉस्टॉक का नाम सुना होगा, एनाबिना का नाम सुना होगा। ये सब नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन बोलते हैं इसको, हम लोगों ने पढ़ा था क्लास 10th में, सिम्बायोटिक एसोसिएशन, है नहीं? नाइट्रोजन की कमी ही है, इसीलिए तो क्या बोलते हैं भाई, जाके देखो क्या बोलेंगे कि भाई आप दाल खाओ, पल्सेस खाओ। क्यों? क्योंकि पल्सेस में क्या होता है, क्या कहां से आया? सिम्बायोटिक एसोसिएशन से पाए जाने वाले बैक्टीरिया से आया उसमें नाइट्रोजन, है कि नहीं? और अगर इसी तरीके से अगर मैं बात करूं, दूसरे तरीके की अगर बात करूं, एक और होता है जिसको बोलते हैं माइकोराइजा। नाम सुना होगा आप लोगों ने, नहीं सुना होगा तो आगे सुनोगे, कोई दिक्कत नहीं। तो ये दो एसोसिएशन ऐसा है जो प्लांट को बनाना पड़ता है मजबूरी में अपनी रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन में पाए जाने वाला बॉन्ड इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि नेचुरली उससे प्लांट ब्रेक ही नहीं कर पाता। समझ रहे हो मेरी बात? भाई नेचुरली कहां से ब्रेक कर पाएगा, एनर्जी नहीं है उसके पास उतनी। तो नेचुरली जब ब्रेक ही नहीं कर पाएगा प्लांट, तो प्लांट में हमेशा कमी बनी रहेगी। तो हम लोगों ने तो ऐसे पेड़ भी देखे हैं जो कीड़े खाते हैं। हम लोगों ने पढ़ा है पिक्चर प्लांट के बारे में, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? तो कहा भाई पेड़ को क्या जरूरत पड़ गई कीड़े खाने का? क्योंकि कीड़ों में क्या है, प्रोटीन। कोई जिम जा रहा होगा तो कल से कीड़े मत खाना चालू कर देना, ठीक है? हाँ, तो ये बात समझ लेना कि वैसे भी जो आप लोग जो वो यूज करते हो ना, वे प्रोटीन, जो प्रोटीन जो रहता है भाई, एक वेजिटेबल मतलब वेजिटेरियन प्रोटीन रहता है और एक प्लांट प्रोटीन और एक एनिमल प्रोटीन। जितने एनिमल प्रोटीन है वो कीड़ों से ही बनाए जाते हैं, मगेट से ही बनता है पूरे के पूरे। जो एनिमल प्रोटीन है जो आप मार्केट से लेके आते हो ना, प्रोटीन का डब्बा वो वे प्रोटीन होता है जो मिल्क से बनता है, पता होगा। पता है कि नहीं वे क्या होता है? वे नहीं पता? जैसे दूध, अब दूध लिया हमने और उस दूध को फाड़ दिया तो पनीर बन गया। अब जब पनीर बना तो पनीर बना तो भाई दूध में तो पानी भी रहता है, तो वो जो पानी है, वो जो बचा हुआ जो पानी है उसको बोलते हैं वे, दैट इज कॉल्ड वे। उसी को आप बॉईल करते जाओगे, गर्म करते जाओगे, गर्म करते जाओगे, गर्म करते जाओगे तो पाउडर मिलेगा आपको, दैट इज कॉल्ड द वे प्रोटीन। ऐसे बनता है भाई, आ रहा है समझ में? हाँ, घर में फेंक देते हैं उसको, फेंक देते हैं कि घर में बनाया होगा कभी पनीर, पांडे जी? हाँ, घर में फेंक देते हैं उसको क्योंकि यहाँ विनेगर का यूज करते हैं। बट मार्केट में जो आता है उसमें डिटर्जेंट का यूज किया जाता है, क्योंकि डिटर्जेंट और हाँ, जो आप पनीर जो खा रहे हो ना, जो दूध वाला जो पनीर खा रहे हो, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, नॉर्मली अपन अपने घर में अगर फाड़ना हो दूध को तो किसका इस्तेमाल करते हैं? विनेगर का, है कि नहीं? और अगर आप कंपनी में चले जाओ जहां पे पनीर बनता है, वहां पे देखो तो वहां डिटर्जेंट का यूज किया जाता है, Na2CO3 उसका यूज किया जाता है। हालांकि वो कंसंट्रेटेड फॉर्म में रहता है, मतलब आप ये समझो कि 5 लीटर में आधा चम्मच से काम हो जाएगा। आप विनेगर डालोगे तो कम से कम आधा बाल्टी डालना पड़ेगा। समझो बात जो मैं बोल रहा हूँ, इतने कम मात्रा में सोडियम कार्बोनेट से काम हो जाता है, तो डिटर्जेंट से फाड़ के बनाते हैं, ठीक है? खैर वापस आ जाते हैं अपन इधर, है ना, बायोलॉजी बाद में पढ़ेंगे। तो ये जो है बॉन्ड लेंथ के बारे में हो गया जी, सॉरी ये बॉन्ड ऑर्डर के बारे में हो गया, है नहीं? तो बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा बॉन्ड एनर्जी उतनी ज्यादा। अभी नाइट्रोजन का एग्जाम्पल बताया। दूसरा एग्जाम्पल है भाई, मैं आपसे पूछ रहा हूं भाई कि HCl, चलो HF कर लेते, HF कर लेते, HCl कर लेते, HBr कर लेते और HI कर लेते। आप बताओ सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी किसकी है? सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी किसकी होगी? चलो मैं एग्जांपल, ये हाइड्रोजन, ये फ्लोरीन, ये हाइड्रोजन, ये क्लोरीन, ये हाइड्रोजन, ये ब्रोमीन, ये हाइड्रोजन, ये आयोडीन। आप बताओ सबसे ज्यादा किसकी? समझ रहे हो मैं जो कहना चाह रहा हूं, समझ रहे हो? यहाँ पे एक एक्सेप्शन भी आप गूगल करोगे तो दिख जाएगा, सबसे ज्यादा HCl की बॉन्ड एनर्जी होती है। अभी मगर मैं एक्सेप्शन को नहीं पढ़ाऊंगा आपको, वो मैं पीरियोडिसिटी में पढ़ाऊंगा, क्योंकि मेरे को कारण बताना पड़ेगा, है ना? तो कारण अभी है नहीं मेरे पास, तो अभी आप यही समझ लो अभी के लिए, अभी केमिकल बॉन्डिंग जब तक पढ़ रहे हो तब तक
लेंथ जो है वही जो है तरीका है जानने का। जैसे भाई अगर मैं बोलूं यहां से लेके यहां तक, भाई आप ये छोटा पेंसिल हो गया जी, ये उससे थोड़ा बड़ा, ये उससे और थोड़ा बड़ा, ये उससे और थोड़ा बड़ा, तो आप बताओ किसको तोड़ना आसान है ना? तो पेंसिल से आप लोग याद रख सकते हो। तो लिखिए, चलिए इसके बारे में 2 शब्द लिख लो इनके भी सम्मान में। क्या लिखा? एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ बॉन्ड दैट इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी। मोनित बेटा गेट क्लोज कर देंगे प्लीज। लिखिए, बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ए बस मत लिखना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ऐसा मत लिखना, ये निशान को बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये इसको इनवर्सली बोलते हैं ना, 1/, लिख मत देना। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड लेंथ। And also inversely proportional to the lone pair of the electron. Bond energy is inversely proportional to the lone pair of electron, ऐसा ठीक है। अच्छा एक सिंपल सा सवाल है, एक सिंपल सा सवाल है, बस ऐसे ही टाइम पास है ना, जानकारी लेने के लिए मैं ऐसे ही बस पूछ रहा था आपसे। जैसे एग्जांपल के लिए भाई मैं बोला ये सी और सी है, इस बॉन्ड को तोड़ना, ये एन और एन है, इस बॉन्ड को तोड़ना, सुन तो लो यार पहले, सुन तो लो, और ये एफ और एफ है, इस बॉन्ड को तोड़ना। आप बताओ सबसे ज्यादा एनर्जी किस बॉन्ड को तोड़ने के लिए लगेगी? हाँ, यदि नहीं पता तो बता दो, फ्लोरीन में 3 लोन पेयर होते हैं। कितने लोन पेयर होते हैं? इसमें कितना लोन पेयर होता है? एक। इसमें कितना लोन पेयर होता है? कोई लोन पेयर नहीं होता। बीच में ऑक्सीजन भी रख सकते थे आप। तो आप बताओ सबसे ज्यादा एनर्जी किस बॉन्ड को तोड़ने के लिए लगेगी कायदे से? हैं? सबसे ज्यादा एनर्जी किसको लगेगी तोड़ने के लिए, बोलो? कार्बन। सबसे ज्यादा एनर्जी किसको लगेगी? कार्बन का बॉन्ड ब्रेक। ठीक है, तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में था। तो चलिए जल्दी से पहले इसको नोट कर लो, ये वाला नोट कर लो, ये नोट कर लो, ये नोट कर लो, है ना, सीरीज। अरे ये सब टाइम पास है, ऐसे ही थोड़ी ना, कुछ नहीं है इसमें। ऐसा नहीं है कि भाई आप नहीं कर पाओगे वाली बात ही नहीं है, वो सब बन जाएगा, सब बन जाएगा, चिंता मत करो। आज खत्म करेंगे पूरा का पूरा बॉन्ड पैरामीटर्स। अगला नेक्स्ट लिखिए यार, जल्दी से लिखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट आ गया अब। नेक्स्ट है बॉन्ड एंगल। लिखिए द एंगल बिटवीन, हो गया क्या? ये नोट कर लिए क्या? ये वाला और ये वाला, कर लिए क्या नोट? करो करो जल्दी करो।
चलिए अगला, अब मजा आएगा। अगला टॉपिक क्या है जी, बोलो। बॉन्ड एंगल। इधर देखो पहले थोड़ा सा, है ना, ये तो बकवास है ना ये सब टॉपिक। बॉन्ड एंगल बकवास है, मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं आता है, मतलब कॉन्सेप्ट लेस है। मतलब एक रहता है ना भाई कि सर इसमें कुछ कॉन्सेप्ट है क्या, कोई कॉन्सेप्ट नहीं। क्या कॉन्सेप्ट है? लेंथ ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये सब याद रहता है क्या? तो एग्जाम में यदि आपको आएगा भाई आप बताओ बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या, ये क्या ये याद रहता है क्या सब? ऐसा थोड़ी ना आता है एग्जाम में कि डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है, बताओ क्या होता है। मैं बताऊंगा किस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन आएगा और आप आराम से उसको बना भी लोगे। लीना नहीं आई क्या? कैसे? ठीक है, अब देखो बॉन्ड एंगल बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लेना इसको, 25 स्टार कर लो भाई पहले तो। देखिए मान लो जो ये ए है, ये बी है, ये बी है, तो किसी भी बॉन्ड के बीच में पाए जाने वाले जो एंगल हैं उन्हें हम क्या बोल देते हैं बेटा? बॉन्ड एंगल। मतलब दो बॉन्ड्स के बीच की जो एंगल है, दो बॉन्ड के बीच का जो एंगल है उसे ही अपन किस नाम से बुला लेते हैं बेटा? बॉन्ड एंगल। तो लिखिए, द एंगल बिटवीन two bonds is called, the angle between two bonds is called bond angle। पढ़ूं क्या आगे? अरे बोलूं? नेक्स्ट, द एंगल बिटवीन टू बॉन्ड्स इज कॉल्ड, क्या लिखिए बेटा बोलो? बॉन्ड एंगल। लिखिए, इट इज कैलकुलेटेड बाय डिग्री कॉमा मिनट्स। मिनट जानते हो ना, डिग्री से छोटा मिनट, पता है कि नहीं? हाँ। एंड मिनट सेकंड्स। चलिए दो चीजें हैं, दोनों चीजों को समझना। देखिए कोई क्रम नहीं है, देखिए कोई सीरीज नहीं है। क्या हो गया? बातचीत नहीं कर। देखिए कोई सीरीज नहीं है, कोई क्रम नहीं है, ऐसा कोई भी नहीं है कि हाइब्रिडाइजेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो है वो बॉन्ड एंगल होगा। वैसे अगर होता भी तो ऐसा होता, पहली चीज। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मैं बता नहीं सकता कि किस हाइब्रिडाइजेशन को मैं बड़ा मानूं, किस हाइब्रिडाइजेशन को छोटा मानूं। आप बताओ sp बड़ा है कि sp3d3 बड़ा है? आप नहीं बता सकते। तो ये हाइब्रिडाइजेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड एंगल, ये लिखना सही नहीं है। ऐसा आप नहीं बोल सकते, ये डायरेक्टली भी नहीं बोल सकते भाई। अगर आप sp को बड़ा मानोगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख दोगे, अगर आप sp3d3 को बड़ा मानोगे तो आप इनवर्सली लिखोगे। बट आप, मैं बोल रहा हूं कुछ कुछ मत लिखो, आप सिर्फ ये लिखो कि इट डिपेंड्स अपॉन हाइब्रिडाइजेशन। अब मैं क्यों बोल रहा हूं ऐसा, उसका रीजन समझना। मैं क्यों बोल रहा हूं ऐसा, उसका रीजन समझना, मजा आएगा समझने में। देखो sp का हाइब्रिडाइजेशन का बॉन्ड एंगल क्या होता है? शानदार। sp2 का क्या होता है? sp3 का क्या होता है? 109.5। sp3d का क्या होता है? 90 और 100। sp3d2 का क्या होता है? जल्दी से बताओ। 90 डिग्री। और sp3d3 का क्या होता है? 72, 72 डिग्री और 90 डिग्री। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अब आप बताओ, आप डायरेक्टली प्रोपोर्शन बोलोगे कि इनवर्सली? आप नहीं बोल सकते ना भाई। बड़ा कौन है, मैं बड़ा किसको मानूं?
आप बताओगे क्या? आप ये बताओ, आप किस हाइब्रिडाइजेशन को बड़ा मानोगे, sp को या sp3d3 को? पहले ये बता दो। हाँ, नहीं बता सकते। बड़ा किस आधार पे बोलूं मैं, किस बेसिस पे बोलूं? नंबर ऑफ बॉन्ड्स के आधार पे? दोनों का अपना अपना इंपॉर्टेंस है मेरे भाई। आप किसी को नाम मत दीजिए, ये बड़ा है ये छोटा है, गलत कर रहे हैं आप। तो बेटर है कि हम डायरेक्ट क्या बोलते हैं, डिपेंड्स। हाँ, डिपेंड तो कर रहा है, दिख रहा है। क्यों? क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन के बदलने पे बॉन्ड एंगल भी क्या हो रहा है, बदल रहा है। क्या मैं गलत बोल रहा हूं? हाँ या ना? बदल तो रहा है दोस्त, देखो इसका 180, इसका 120, मतलब बदल तो रहा है। तो हाइब्रिडाइजेशन चेंज हुआ तो बॉन्ड एंगल चेंज हो गया। सर और कोई फैक्टर बताओ। तो और एक बहुत बड़ा फैक्टर है, दैट इज द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड एंगल। अब आप बोलोगे सर कैसे? तो ध्यान दो, मैं कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं। ये है CH4, ये है NH3, ये है H2O। आइए इनका हाइब्रिडाइजेशन देखें। CH4 का हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा, निकालो, sp3। NH3 का sp, H2O का sp। क्या मैंने गलत लिखा? चेक कर लो ना भाई, तुम्हारे पास तो लिस्ट बनी हुई है और लिस्ट में हमने एग्जांपल भी लिखा है। चेक कर लो, गलत तो नहीं लिख रहा हूं मैं, सही है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं यार कि आप बताओ H2O का बॉन्ड एंगल कितना आ रहा था? तो आ रहा था 104 के आसपास। इसका कितना आ रहा था? 107 के आसपास। इसका कितना आ रहा था? 109.5 के आसपास। तो हाँ, क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि H2O के पास कितना लोन पेयर रहता है? 2 लोन पेयर, है ना? चेक कर लो ना भाई, ये बॉन्ड एंगल है और ये लोन पेयर है। तो लोन पेयर कितने रहेंगे बेटा? 2 लोन पेयर। यहां कितने बेटा? 1 लोन पेयर। यहां कितने बेटा? 0 लोन पेयर। तो हाँ यार, दिख तो रहा है यार कि लोन पेयर आने पर बॉन्ड एंगल क्या हो गया मेरे भाई? कम हो गया। तो ये बात तो मैंने बिल्कुल सही लिखी है क्या, कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड एंगल। बिल्कुल सही है, नहीं है क्या? सही तो है, अगर कायदे से देखा जाए तो सही तो है, सीरीज में सही तो बैठ रहा है। तो बॉन्ड एंगल किन किन चीजों पर डिपेंड करता है? तो बॉन्ड एंगल किन किन चीजों पर डिपेंड करता है बोलो? सबसे पहला कौन है दोस्त? हमारा हाइब्रिडाइजेशन। मगर बढ़ता है कम होता है हम नहीं बता सकते, हम ये बता सकते हैं कि निर्भर करता है। क्यों? क्योंकि हर हाइब्रिडाइजेशन का अलग अलग क्या होता है बेटा? बॉन्ड लेंथ, मतलब सॉरी, बॉन्ड एंगल होता है। सही है ये बात। और दूसरा जो 100% इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है वो किसके होता है बेटा? बोलिए, लोन पेयर। क्योंकि लोन पेयर के तो हो ही रहा है ना, वो तो दिख रहा है भाई, उसमें क्या बहस करना कि भाई तीनों का हाइब्रिडाइजेशन सेम था तो एंगल अलग अलग क्यों आया? बिकॉज ऑफ लोन पेयर। H2O पे 2 लोन पेयर है, NH3 पे 1 लोन पेयर है और आपका इस पे 0 लोन पेयर है। उस हिसाब से एंगल चेंज हो रहा है। ये मेरे को लग रहा है, हाँ भाई ये थोड़ा सा ना समझने वाला है। ये पहला ऐसा टॉपिक आया पूरा का पूरा पैरामीटर्स में जितना भी अभी तक पढ़ा, जिसमें ऐसा लगा मेरे को कि हाँ ये एक पॉइंट है जो याद रखने लायक है। क्या मैं गलत बोल रहा हूं? हाँ या ना? तो चलिए जल्दी से नोट करेंगे इसको। अगला टॉपिक क्या है बेटा? बॉन्ड एंगल। कर रहा हूं, बढ़े आगे। तो ना, हाँ दे रहा हूं बेटा, 1 मिनट और कुछ सर, एक ही बार ऑर्डर कर दीजिए सब। लास्ट ऑर्डर है आज का। ठीक है, इधर देखिए। तो बॉन्ड क्या पढ़ रहे बेटा? पोलैरिटी। ये ना थोड़ा सा मुश्किल है। मुश्किल क्यों है मैं पहले समझा देता हूं। देखिए बॉन्ड जो पोलैरिटी है, पहले समझो, बॉन्ड पोलैरिटी है। ये वर्ड आया है, पोलर जो वर्ड आया है, ये वर्ड आया है EN से। किससे आया बेटा? EN से। EN का फुल फॉर्म क्या है बेटा? बोलो, इलेक्ट्रो निगेटिविटी। क्या होता है बेटा? बोलो, इलेक्ट्रो निगेटिविटी। किसी भी पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाने पर EN हमेशा बढ़ता है और टॉप टू बॉटम जाने पर EN हमेशा कम होता है। ओके, ठीक है सर, इतनी बातें तो मेरे को समझ में आ गई। अब बॉन्ड 2 प्रकार का होता है, एक डायरेक्शनल, एक नॉन डायरेक्शनल। पहले समझा देता हूं। देखिए
बॉन्ड, टाइप ऑफ बॉन्ड अगर मैं बोलूं, मैं आपको टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड की अगर बात करूं मैं, कोवैलेंट बॉन्ड, तो ये बॉन्ड दो टाइप का है। एक होता है डायरेक्शनल जिसको बोलते हैं दिशात्मक या पोलर, और एक होता है नॉन पोलर या अदिशात्मक। नॉर्मल मैं लिख देता हूं पहले, डेट इज कॉल्ड पोलर, और दूसरा क्या हो जाएगा बोलो बेटा, नॉन पोलर। अब इसका मतलब समझाता हूं। पोलर मान लो जाए कंपाउंड है, एक कंपाउंड है ए बी, इसमें बी हमारा मोरियन वाला है। क्या है बेटा बोलो, मोरियन। तो वास्तविकता में मोरियन वाला करता क्या है, करता क्या है आपको पता है? ये सिंगल लाइन केमिस्ट्री में क्या मतलब है इसका? हाँ, सिंगल लाइन का मतलब क्या है? बॉन्ड, अरे रहने देता ना, बॉन्ड क्या है इसका मतलब? बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड है? कोवैलेंट। तो क्या होता है, ये जो ए बी दिख रहा है, ये जो ए बी दिख रहा है, अगर मैंने बोला मोरियन वाला है, तो ये क्या करता है, इस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को, इस वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करता है बेटा, वो अट्रैक्ट करता है। ये है खास बात। अब इससे हुआ क्या, देखिए इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन में कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। तो और इलेक्ट्रॉन यदि किसी के पास आ रहा है, इलेक्ट्रॉन यदि किसी के पास आ रहा है, तो उसके पास कौन सा चार्ज आ जाएगा? मैं दूसरे तरीके से समझाता हूं। जैसे दो लोग हैं, है ना, जैसे एक कुंदन हो गया और एक किसको, ये पार्थ को ले लेते हैं, है ना। हाँ, ये अच्छा स्टूडेंट है। तो ये दोनों जो है, कुंदन और पार्थ, दोनों मिलके एक बिजनेस, इंपॉर्टेंट जो है बिजनेस अच्छा सा बोले। कौन सा बिजनेस करना चाहते हो भाई बताओ, कोई भी नाम बताओ यार, कोई भी। दाबेली का बिजनेस करना है, बड़ा सोचते हो। ठीक है, तो चलो ठीक है, मैं बड़ा कर देता हूं। तो इन लोगों ने सोचा दाबेली का जो है फ्रेंचाइजी लेंगे, और इन लोग जो है पूरे दुर्ग भिलाई में 10-12 दाबेली के जो है वो जो है बड़े से शॉप खोलेंगे। इन्होंने खोल लिया। अब ये जो पार्थ है, ये चूंकि पुलिस वाले का लड़का है, पता होगा आपको, है कि नहीं? तो डिफेंस का और पुलिस वालों का ना अलग से कोई भी गवर्नमेंट जॉब में कोटा होता है, थोड़ा सा, थोड़ी मात्रा में, कि आप दिला सकते हो पेपर, या आपके बच्चे भी दिला सकते हैं, लाइक दैट। तो इन्होंने पेपर दिलाया गवर्नमेंट का, कोई जॉब, कोई भी, चलो पुलिस का ही जॉब, तो इसके पापा की पहचान भी है, भाई का लग गया। हाँ, अब इसके पास बिजनेस भी है, और जो है दाबेली की जो है फ्रेंचाइजी भी है। बेचारा कुंदन, सिर्फ दाबेली की फ्रेंचाइजी है उसके पास, है कि नहीं? अब दोनों ने जब शॉप ओपन किया था, तो दोनों ने 10-10 लाख रुपए मिलाए थे एक साथ, और दोनों ने 10-10 लाख रुपए मिला के उस शॉप को ओपन किया। इनॉग्रेशन में मुझे बुलाया था। तो बिजनेस अच्छा चलने लगा, 6 महीने 7 महीने हो गए। अब ये चला गया भाई ट्रेनिंग में, ये जो है पार्थ चला गया ट्रेनिंग में, 6 महीने की ट्रेनिंग। 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद वापस आया, 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद वापस आया, तो देखता है कि कुंदन पूरा का पूरा बिजनेस क्या कर लिया है, कैप्चर कर लिया है, बाजीगर पिक्चर हो गया है। तो ठीक है मदन चोपड़ा, गलत किया तूने। तो ये तो यार गलत किया यार कुंदन, गलत किया सही किया बताओ? हाँ, घपला नहीं किया। पूरा पूरा का पूरा जो बिजनेस है, पूरा जितनी फ्रेंचाइजी थी, सबका सब अपने नाम पे क्या करवा लिया उसने, ट्रांसफर करवा लिया। क्या करोगे पार्थ? तो आप बताइए, क्या ये बिजनेस कभी शुरू हो भी पाता यदि पार्थ ने 10 लाख रुपए नहीं दिए होते? ठीक है, कुंदन का ये सोचना था, भाई मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूं, मैं सुबह शाम मेहनत कर रहा हूं, भले उसने बेईमानी की, मान रहा हूं मैं, मगर मेहनत भी कर रहा है। एक चीज याद रखना, ईमानदार आदमी से ज्यादा मेहनत बेईमान आदमी करता है, सच है ये। तो मेहनत तो कर रहा है, वो कर रहा है ना, मेहनत कर रहा है ना, नहीं कर रहा क्या मेहनत? मेहनत तो कर रहा है भाई। तो कुंदन का खुद का ऐसा सोचना था, भाई मैं इतना मेहनत कर रहा हूं अपने बिजनेस के लिए, तो ये बिजनेस और इसका पूरा प्रॉफिट किसका होना चाहिए? वो तो है नहीं। मगर सोचो कुंदन, क्या शॉप कभी खुल भी पाती अगर ये पैसे नहीं देता तो? नहीं। तो आप बताइए, हम सबकी नजरों में कुंदन के लिए क्या है?
कैसी भावना है? अच्छी भावना है, बुरी भावना है, नेगेटिव भावना है। तो जो भी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को जो अपनी तरफ हड़पने की कोशिश करता है, जो अपनी तरफ लाने की कोशिश करता है, दे आर ऑलवेज भी निगेटिव। हमेशा उस पे हमेशा और हमेशा क्या आएगा? निगेटिव ही आएगा भाई, ऑब्वियसली। और बेचारा पार्थ, कैसी भावना है आप सबके अंदर उसके लिए? हाँ, अच्छा हुआ साले के साथ। हाँ ना, इंडिया है ना, यहाँ लोगों को तब मजा आता है जब आप जो है वो अनसक्सेसफुल। गलत कर दिया क्या? हाँ, गलत कर दिया। तो ये निगेटिव और ये क्या है बेटा? बोलो पॉजिटिव। अब सही है, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। तो दैट इज अ कंडीशन। देखो, एक पॉजिटिव और निगेटिव जनरेट हो गया। अगर मैं इस पूरे के पूरे इसको मैं किसी कंटेनर में डाल दूं, तो आप सोचो उस पूरे कंटेनर में ऐसा 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 करके एक 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 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये एक कंपाउंड है। ये हर एक 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 कंपाउंड है। तो एक पोल जनरेट हो गया। क्या जनरेट हो गया? पोल का मतलब क्या होता है? जिसमें दो अलग, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन हो। जैसे हम बोलते हैं नॉर्थ पोल, साउथ, मैग्नेटिक नॉर्थ, मैग्नेटिक साउथ बोलते हैं ना। प्लस और माइनस भी एक दूसरे के क्या है? पोल्स ही है। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तो यहां एक क्या जनरेट हो गया? एक पोल। इसी चीज को हम बोलते हैं क्या बेटा? पोलैरिटी। क्या बोल देते हैं बेटा? बोलो पोलैरिटी। और पोलैरिटी को जिस चीज से हम नापते हैं, पोलैरिटी को भाई नापना है ना भाई, किसी भी चीज को। जैसे मैं बोल लेंथ, दूरी को नापने के लिए यूनिट बताओ। आप किलोमीटर बोलोगे, मीटर बोलोगे, इंच बोलोगे, फुट बोलोगे, माइल्स बोलोगे, बोलोगे ना। तो व्हाट इज, वैसी पोलैरिटी को जो नापने के लिए जो यूनिट है, उस यूनिट का नाम है, इसका जो यूनिट है उस यूनिट का नाम है बेटा डाइपोल मोमेंट। क्या है बेटा? डाइपोल। डाइपोल मोमेंट। देखिए, डाइपोल नाम से ही समझ में आ रहा है, दो पोल है नहीं? दो पोल आ गया, एक प्लस और एक माइनस। और इसको दिखाने का तरीका होता है म्यू, मतलब सॉरी म्यू। क्या होता है? म्यू। इसको अपन बोलते हैं MUE, ऐसे बोलते हैं म्यू। एक और पढ़े थे, याद करो, ये ऐसा वाला, इसका नाम क्या था? न्यू था। ये क्या है? म्यू है। क्या है ये? तो याद रखना इस चीज को, ठीक है। तो ये डाइपोल मोमेंट है। और डाइपोल मोमेंट क्यों जनरेट हुआ यार? ऐसा क्या जरूरत पड़ गया है डाइपोल मोमेंट जनरेट होने का? क्योंकि ईएन में अंतर आ गया। तो डाइपोल मोमेंट जब भी मैं पढ़ूंगा, उसका मुख्य जिम्मेदार, उसका सबसे बड़ा कारण कौन है? ईएन में अंतर होना। यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अंतर ना होता, ये अगर मोर ईएन वाला ना होता, तो क्या ये पोल जनरेट होता? कभी नहीं होता। आप बताइए, क्या इन पोल को आप कभी एक दूसरे से दूर कर सकते हो? कभी नहीं कर सकते। अगर आप करना चाहोगे ना, तो बॉन्ड टूट जाएगा, और एक पे पूरा पॉजिटिव आ जाएगा और एक पे पूरा निगेटिव आ जाएगा। मैं यहां पे ये जो निशान बनाया हूं, इस निशान के बारे में बताना चाहता हूं। ये निशान है आधे का, आधे का थोड़ा हिस्सा का। इसको हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं पार्शियल। क्या बोल देते हैं? और इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलते, सॉरी हिंदी में क्या बोलते हैं? इसका नाम क्या है? पढ़ो। नहीं आ रहा क्या समझ में? अ में आ की मात्रा है ये। क्या है ये? आंशिक होता है। आंशिक। आंशिक का मतलब क्या होता है? बहुत छोटा हिस्सा। तो मैं आपको बोल रहा हूं, क्या आप ये कर सकते हो कि इस प्लस को इस माइनस से अलग कर दो? क्या ऐसा कभी हो सकता? अगर होगा तो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। फिर आप कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में बात नहीं करोगे मुझसे, भाई आपने प्लस और माइनस को अलग कर दिया ना। तो डाइपोल वो चीज है जो हमेशा रहेगी, मतलब आप कभी उसको अलग नहीं कर सकते। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि डाइपोल मोमेंट खत्म हो गया। अब मुझे बोलोगे सर डाइपोल मोमेंट तो खत्म हो ही नहीं सकता। कैसे खत्म करोगे? करके देखो।
क्या कभी कर पाओगे डाइपोल मोमेंट को खत्म? कभी नहीं कर सकते। तो यदि कोवेलेंट बॉन्ड है और यदि ये इंडिफरेंस है तो इसका मतलब वो 100% पोलर है। इसीलिए मैंने बोला कि जब भी मैं बोलूंगा भाई कोवेलेंट बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं, आप क्या बोलोगे? पोलर और दूसरा। अब नॉन पोलर मतलब मेरे भाई बताने की जरूरत ही नहीं है, ए और ए दोनों का ईएन क्या हो जाएगा? अभी जब दोनों सेम है तो ईएन क्या होगा बे? ईएन क्या होगा? इतना तो मेरे पास बुद्धि है क्या? नहीं तो मैं ए भी नहीं लिखता। ए और ए लिखा तो क्या लिखा? मतलब क्या हुआ? सेम है भाई। बात भी क्यों कर रहे हो? समझ में आ रहा है? जो डाइपोल मोमेंट जो होता है वो हमेशा पार्शियल होगा, पार्शियल हमेशा। और जो डाइपोल मोमेंट जो होता है मतलब जो म्यू जो होता है, इसकी मात्रा जो है वो क्यू और डी पर डिपेंड करती है। क्यू मतलब चार्ज, आवेश की मात्रा, और डी मतलब डिस्टेंस, मतलब दूरी। अरे हाँ या ना? क्यू मतलब चार्ज यार। क्यों सर मत, अरे क्यों यार? चार्ज यार, बचपन से तो पढ़ रहे क्यों चार्ज? नहीं पढ़ रहे हो क्या? चैप्टर नंबर 2 से शुरू कर दिया था 4 में हम। क्यू चार्ज होता है और क्यू का यूनिट होता है बेटा कूलम्स। क्या होता है बेटा बोलो? और डी का यूनिट होता है बेटा मीटर। क्या होता है बेटा बोलो? तो इसका एक और यूनिट आ गया भाई। देखो ये है इसको दिखाने का तरीका। डाइपोल मोमेंट उसका नाम है और उसका यूनिट हो जाएगा कूलम्स मीटर। क्या हो जाएगा? सीएम नहीं है बे, क्या है वो? कूलम्स मीटर। अगर मैं पूछूं आपसे कि भाई कूलम्स मीटर कितना होता है, भाई कूलम्स मीटर क्या होता है, तो भाई कूलम्स और मीटर, कूलम्स और मीटर भाई दोनों के बीच भाई नाम है सिंपल। कूलम्स इतना, कूलम्स इतना मीटर, बड़ा सिंपल सा नाम है नहीं? इसका एक और यूनिट होता है, दैट इज अ प्रैक्टिकल यूनिट, और उस प्रैक्टिकल यूनिट का नाम है डी बाय। क्या है? डी बाय। स्मॉल में लिखते हैं डी बाय, ये लिखते हैं डी बाय। तो आप बताओ म्यू क्या होता है? सबसे पहला सवाल, व्हाट इज म्यू? म्यू क्या है? डाइपोल मोमेंट। दूसरा सवाल, डाइपोल मोमेंट आया क्यों? ड्यू टू द ईएन डिफरेंस। डाइपोल मोमेंट का यूनिट क्या होता है? यदि मैं आपसे पूछा भाई डाइपोल मोमेंट का यूनिट बताओ, क्या हो जाएगा? कूलम्स मीटर। और दूसरा एक और यूनिट होता है, दैट इज कॉल्ड डी बाय, और 1 डी बाय इज इक्वल्स टू होता है बेटा 3.3 इंटू 10 टू द पावर 30 कूलम्स मीटर। अबे सेंटीमीटर मत लिख देना, कूलम्स मीटर है। कूलम्स चार्ज का यूनिट होता है। समझ पा रहे हो जो कहना चाह रहा हूं उसको समझ रहे हो? तो ये हमने किसके बारे में पढ़ा जी? क्या पढ़ रहे हैं जी हम? आए? किसके बारे में पढ़ रहे हैं? डाइपोल। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यहां तक आई कहानी समझ में? नेक्स्ट, अब जो डाइपोल मोमेंट है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है बेटा बोलो? वेक्टर क्वांटिटी। अरे यार वेक्टर क्वांटिटी कुछ याद आ रहा है मेरे कि वेक्टर क्वांटिटी के लिए अगर मैं फॉर्मूला लिखूं, यदि ये म्यू1 है एक और दूसरा म्यू2 है, तो दोनों का रिजल्टेंट तो म्यू आर जो हो जाएगा वो कुछ ऐसा होगा, म्यू1 स्क्वायर प्लस म्यू2 स्क्वायर प्लस 2 म्यू1 म्यू2 कॉस थीटा। पढ़े हो क्या ये सब? कभी सुना है कभी? हाँ कर रहा हूं ना मेरे भाई, कर रहा हूं ना मेरे भाई। इधर स्क्वायर करने वाला था, अब तूने बोल दिया तो मैं चल एल एल ठीक पूरा लिख। आता है भाई, फिजिक्स इंजीनियर हूं मैं। गलत तो नहीं लिखा ना? सही है ना भाई? ये सब कहां पहले से पढ़ लेगा भाई? एनसीईआरटी में भी नहीं दिया। हाँ मॉड्यूल में होगा, ठीक है। हाँ भूल जाता हूँ, बुक दे दिया हूँ। तो ये वेक्टर क्वांटिटी है भाई। कौन सी क्वांटिटी है?
और वेक्टर में एडिशन ऐसा होता है, सबको पता है ना, वेक्टर का एडिशन ऐसा। ठीक है सर, चलो ये कहानी भी सह लेते हैं कि वेक्टर एडिशन ऐसा होता है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है वो भी पता चल गया। तो यदि मैं आपको बोलूं कि भाई वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर एडिशन है, दो वेक्टर है, यदि यहां पे μ1 है, यहां पे μ2 है, तो रिजल्टेंट कहां आएगा? बीच में है, दैट इज द फाइनल म्यू। आया ना? गलत तो नहीं बोल रहा? अभी मैंने मैग्नीट्यूड की बात नहीं की, यदि मैं बोलूं दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो एग्जैक्ट बीच में आएगा। अगर मैं बोलूंगा नहीं दोनों का मैग्नीट्यूड थोड़ा बहुत अलग है तो थोड़ा बहुत आएगा, मगर आएगा बिल्कुल 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 कहां? बीच। दिमाग लगा पा रहे हो? लॉजिक लगा पा रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? ठीक है सर। सर ये जो आप पढ़ा रहे हो ये सब चीजों का हमारे केमिस्ट्री से क्या लेना देना? ये तो आप फिजिक्स में आ गए, मैथ्स में आ गए, नहीं है लेना देना। मैं आप लोगों को अब मैं डाइपोल मोमेंट बताने वाला हूं BeCl2 का। BeCl2 का डाइपोल मोमेंट बताओ क्या होता है? सर ऐसे कैसे बताते हैं? मैं बताता हूं। सबसे पहले BeCl2 का हाइब्रिडाइजेशन निकालो। हाइब्रिडाइजेशन निकालने का फॉर्मूला मैंने सिखाया था, इसके आउटर मोस्ट बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू आ गया 2 का कोड आएगा sp। ये B लिखा, इधर Cl लिखा, इधर पे Cl लिखा। गलत लिखा क्या? तो ये जो डाइपोल मोमेंट है, ये जो डाइपोल मोमेंट जो आपने देखा है, इसको दिखाने का तरीका है, ये A है और ये B है। तो A और B के बीच जो बॉन्ड है, जितनी दूरी तक बॉन्ड है वहां तक आप लेके जाओ एक तीर, जिसका En कम है। यदि मैंने बोला कि ये वाला मोर En वाला है उसकी तरफ लगाओ सर, और जिसका En कम है वो पूंछ की तरफ रहेगा, टेल की तरफ रहेगा। और चूंकि इसको भी बताना है मुझे, ए के बारे में बताना है, तो ये ऐसा निशान लगा देता, मतलब उड़ता हुआ तीर वो भी रोक के रखना। समझ रहे हो? तीर तो है, निशान किस तरफ है? जिसका En ज्यादा है, और उस तीर को क्या करना है भाई? रोक लेना। सिंपल सिंपल फंडा है। ठीक है सर। तो यदि मैंने आपको बोला BeCl2 कहां है? B इस तरफ है, Cl उस तरफ है, इसका मतलब क्लोरीन का En ज्यादा है। मैंने बताया है अभी अभी कि लेफ्ट टू राइट जाने पर En क्या होगा जी? तो आप बताओ मैं इसको कैसे लिखूं? मैं ऐसा लिखूंगा, ये ऐसा। जिसका En ज्यादा है वहां तक तीर लेके जाऊंगा, वहां पे हेड लगाऊंगा। जिसका En कम है वहां पे टेल लगाऊंगा, और उस टेल पे एक लॉक भी कर दूंगा। ये जो निशान है ये डाइपोल मोमेंट का निशान है। किसका निशान है? ठीक इसी तरीके से इसकी बात करूं तो ये भी ऐसा हो जाएगा। क्या मैंने गलत बोला? मैं गलत तो नहीं पढ़ा रहा हूं? यस और नो? सही तो कर रहा हूं? अबे हाँ सही तो। अगर मैं बोलूं कि BeCl2 का डाइपोल मोमेंट क्या होगा, यदि आपसे सवाल पूछूं BeCl2 को डाइपोल मोमेंट बताओ, क्या दिख रहा है आपको? 0। 2 vectors and both are in 180 डिग्री। cos थीटा क्या हो गया? -1 भाई। ऐसा तो मत करो यार, ऐसा तो मत करो। cos थीटा क्या आएगा? 0 आएगा, -1 आएगा। आप निकाल के देख लो ना, यदि आपको समझना है तो आप निकाल के देख लो। इसको μ1 मान लेना, उसको μ2 मान लेना, और करके देख लो फाइनल म्यू इज इक्वल टू क्या आएगा। ये देखो, इसका ये μ1 ये μ2, तो ये हो जाएगा μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस 2 μ1 μ2 cos थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो -1, तो ये पूरा माइनस आ गया, 2 μ1 μ2, और ये क्या आ गया बेटा? μ1 का स्क्वायर और μ2 का स्क्वायर। तो अगर μ1 μ2 सेम हो, क्योंकि सेम है, सेम ही तो होगा रे गधा, दोनों क्लोरीन है, तो यहां फाइनली क्या आ जाएगा? जल्दी से बताओ बेटा। म्यू स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर माइनस 2 म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 म्यू स्क्वायर माइनस 2 म्यू स्क्वायर बराबर 0। भाई मैं मैथमेटिकली भी सही हूं, मैं ये बता रहा हूं।
गलत नहीं पढ़ा रहा हूं तुमको, मैं ये बता रहा हूं डाइपोल मोमेंट 0 ही आएगा, चेक करके देख लो। गलत बोल रहा हूं क्या? ये है इसका फंडा। आपसे सवाल पूछा जाएगा ऐसा कि आप देख के बताओ कि किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा है, और कुछ नहीं बोलेगा, बस सिंपल आपको बोलेगा आप ढूंढो इसमें चूज करो कि किसका डाइपोल मोमेंट 0 है। चूज करना पड़ेगा 3 4 5 में, ऐसा क्वेश्चन है। एक और एग्जांपल देके समझाता हूं, डेट इज कॉल्ड BF3। चलो पहले तो फटाक से ये बताओ मेरे को कि BF3 का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा। अभी भी इतना टाइम लग रहा है यार। 2 ये क्या होता है भाई? 2 sp कैसे होगा? बोरॉन के आउटर मोस्ट में 3 और ये हो गया 3 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू हो गया 6, 6 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू हो गया 3। 3 का कोड क्या होता है और sp2 का शेप क्या होता है? अबे बोलो। अब बताओ ये है BF3 का स्ट्रक्चर, इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा? बताओ, पढ़े लिखे लोग हो तुम लोग। मैं बता रहा हूं, अभी वरदान सर को कॉल करके बोल दूंगा कुछ नहीं आता इन लोग। ये दो वेक्टर है एक दूसरे से 120 डिग्री पर, एंगल कितना है 120 डिग्री, तो इसका रिजल्टेंट क्या आएगा? मैं बताऊं, एक लाइन पढ़े होगे, 2 वेक्टर्स विच इज एग्जैक्ट सेम आएगा और 60 डिग्री पे आएगा, दोनों के बिल्कुल बीच में आएगा। इसका डाइपोल मोमेंट अलग है, ये लो मेरे भाई। अब ये और ये एक दूसरे के क्या हो गए? ये और ये एक दूसरे के क्या हो गए? 180 डिग्री। अगर किसी को समझ नहीं आ रहा तो ऐसे समझो, दो डाइपोल मोमेंट है कि ये एक दूसरे से कितने एंगल पे? 120 डिग्री पे। इसका जो रिजल्टेंट आएगा एग्जैक्ट बीच में आएगा और सेम आएगा। अगर ये μ1 है ये μ2 है तो ये μ भी सेम रहेगा। अब ये एक म्यू और ये एक म्यू, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसल, इज इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। ये आएगा। क्या लॉजिक समझ पा रहे हो जो मैं समझाना चाह रहा हूं कि नहीं? दिमाग में डालो बातें। ये तो 2 एग्जाम्पल हुआ मेरे भाई। अगर मैं आपसे पूछूं कि SO2 का डाइपोल मोमेंट क्या होगा, तो ये लिखा S, ये लिखा O2। सल्फर का क्या होता है बेटा? 6 होता है। ये चलो एक काम करो, पहले CO2 पढ़ लो। CO2 बच गया। ओहो, क्या पढ़ रहे थे बोलो बेटा? CO2। तो कार्बन का क्या होता है बेटा? 4 4, और ऑक्सीजन का तो मानते नहीं है तो 0 हो गया। डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2 आ गया। 2 का हो जाएगा sp। ये कार्बन, ये डबल बॉन्ड हो, ये डबल बॉन्ड हो, दोनों में से ज्यादा En वाला ये, दोनों में से ज्यादा En वाला ये, तो मुंह बराबर यहां भी क्या आ गया? गलत तो नहीं पढ़ा रहा हूं, सिंपल है। तो म्यू के बारे में यदि आपको जानना है तो आपको एक एक कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन निकालना पड़ेगा, उसका शेप बनाना पड़ेगा, फिर आपको पता होना चाहिए कि किसका En ज्यादा है। उस En के हिसाब से आप बिठाओगे और फाइनली बताओगे कि किसका म्यू ज्यादा है। अब आप मुझे बोलोगे कि सर ये सब आता है कि एग्जाम में, तो मैं बोलूंगा हाँ एग्जाम में आता है, और कैसा आता है वो भी दिखा देता हूं भाई कि कैसा आता है। क्या मन में सवाल नहीं रहना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए सर अपने से तो हो ही नहीं रहा, अपने से तो बन ही नहीं रहा, अपना तो आ ही नहीं रहा। क्या 0? वो तो हाइब्रिडाइजेशन हमेशा से वैसे निकालते हैं। हाइब्रिडाइजेशन निकालने के फॉर्मूले में ऑक्सीजन का क्या लिखते हैं? बॉन्ड क्या लिखते हैं? बताओ, आप बताओ मुझे, क्या लिखते हैं? 0 ही लिखते हैं, चेक कर लो। आपने जो फॉर्मूला लिखा है इट इज ओनली फॉर सिंगल बॉन्ड, और यहां जो मैं आपको बता रहा हूं वो क्या है? अरे बोलो ना रे गधों। हाँ तो मैं बोल रहा था एक क्वेश्चन दिखाता हूं, बढ़िया सा प्यारा सा एकदम। यार वो वाईफाई को बंद करके चालू कर तो भाई, क्या हो गया पता नहीं अब क्या तमाशा है ये।
वो पहला बटन व्हाइट वाला, व्हाइट केबल जो आया है। कौन सा? कहां पे? वेक्टर पढ़ा है आपने? दो वेक्टर यदि सेम हो, एक दूसरे से 120 डिग्री पे हो, तो उसका रिजल्टेंट कहां आता है? तो बीच में लाया मैंने। और कितना आता है? 60 डिग्री पे सेम आता है। यदि 5 न्यूटन है, दूसरा भी 5 न्यूटन है और सेम एंगल पे हो, 120 डिग्री पे हो, तो एग्जैक्ट बीच में आएगा और 5 न्यूटन ही आएगा। ये पढ़ा होगा आपने, ये लॉ में, लॉ है ये 120 डिग्री का लॉ। अब ऊपर ऊपर एक ऑलरेडी है, ऊपर है भाई। आप सोचो ना, इन दोनों के बीच में भाई, ये इससे कितना 120 और ये इससे कितना 60, तो ये इससे कितना हो गया 180। तो यहाँ ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा ये 120 भाई, ये 180 डिग्री है। तो अब दो वेक्टर एक दूसरे के 120 डिग्री पे है, तो सेम ऐसा ही तो होगा जी। और फाइनली क्या आएगा? 0 ही आएगा। नहीं आएगा क्या? अरे बोलो, आएगा ही आएगा। इसके लिए थोड़ा सा वेक्टर समझना पड़ेगा भाई। वेक्टर समझोगे तभी मैं मदद कर पाऊंगा। समझ पा रहे बेटा क्या बोल रहा हूं मैं मिस्टर? क्या हो गया भाई, क्या हो गया? चलना। तो मैं बोल रहा था क्वेश्चन कैसा आता है, देखो। ऐसा आता है क्वेश्चन। नीट 20 का एक क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा सा। देख लो क्या लिखा हुआ है। कौन से सेट में से आपको चूज करना है कि कौन सा सेट में ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनके डाइपोल मोमेंट क्या हो? 0। तो नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड, देखो सी ऑप्शन आएगा। अब सी ऑप्शन मैंने इसीलिए बोला क्योंकि सी ऑप्शन ही सही है, ठीक है। अब देखिए 3 एग्जाम्पल तो हमने देखा अभी अभी। एक देखा बोरॉन ट्राइफ्लोराइड का, एक देखा बेरिलियम डाइफ्लोराइड का, एक देखा कार्बन डाइऑक्साइड का। तीनों का क्या आ रहा था? 0। तो बच्चे वाले का भी 0 ही होगा मेरे ख्याल से। ख्याल से नहीं, मेरे को तो पता ही है। आप लोग ऐसा ख्याल लगा सकते हो। क्या जो मैं बोल रहा हूं समझ में आ रहा है कि कैसे 0 होगा, क्यों 0 होगा, कैसे देखना है? ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो डाइपोल मोमेंट के क्वेश्चन तो भाई आएंगे ही आएंगे, लिख लेना ये बात। जैसे एक और क्वेश्चन दिखा रहा हूं मैं, नीट 21 का क्वेश्चन है। ये देखो बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी चेक करो। नॉन पोलर इन नेचर। नॉन पोलर का मतलब या तो जिसका EN 0 हो, या तो जिसका डाइपोल मोमेंट क्या आ रहा हो? 0 आ रहा। डाइपोल मोमेंट 0 आना मतलब वो क्या हो गया जी? नॉन पोलर। तो बताओ, अभी नहीं बता सकते, अभी नहीं बता सकते। बता सकते हो? नहीं बता सकते, अभी नहीं बता सकते। मगर आगे चल के एक दो टॉपिक्स और पढ़ने के बाद आप आराम से बता सकते हो कि कौन सा डाइपोल मोमेंट किसका क्या होगा बेटा, कैसा होगा। और दिखाता हूं क्वेश्चन। 19 का क्वेश्चन है, एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन। ये देखो एक बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। अभी आपको नहीं पता है, ठीक है, मगर को कहा गया
ओके आगे, वो कुछ नेटवर्क का इशू चल रहा होगा वाईफाई में। तो ये देखो क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है 19 का। क्वेश्चन वही है, डाइपोल मोमेंट किसका क्या आ रहा है भाई, करेक्ट, जो सही आ रहा। समझ में आ रहा है जी क्या बोलना चाह रहा हूं? और देख लो, और देख लो, और देख लो, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन दिखा देते हैं ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए, अंदाजा लग जाए कि पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है। सर ये सब क्यों तामझाम करवा रहे हो भाई? मन में क्या है, सवाल आता है तो भाई जवाब मिलना चाहिए ना उसका। ये क्वेश्चन देखो, है ना? तो आपको कोई डाटा नहीं दिया है, ऐसा नहीं बोल रहा है कि इसका डाइपोल ये है, इसका डाइपोल ये, अब बताओ, ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, मरो आप। मतलब आप समझ रहे हो, सिर्फ इतना सा क्वेश्चन देके वो आपसे कितनी सारी जानकारी पूछ लिया। आपसे सबसे पहले पूछना चाह रहे हैं कि आपको हाइब्रिडाइजेशन आता है कि नहीं, दूसरा आपसे जानकारी ये लेना चाह रहा है कि आपको बॉन्ड एंगल आता है कि नहीं, तीसरा आपसे ये जानकारी लेना चाह रहा है कि आपको वेक्टर आता है कि नहीं। समझ रहे हो मैं जो कहना चाह रहा हूं उसको समझो। मर जाओगे बे नहीं, नहीं, ऐसे नहीं बनेगा ये, वाकई मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, काफी टफ टॉपिक है डाइपोल मोमेंट। तो आपको क्या क्या चीजों की जानकारी होनी चाहिए इसको पढ़ने के लिए? हाइब्रिडाइजेशन पहला, दूसरा पूरे का बॉन्ड एंगल रटा हुआ होना चाहिए, वो जो चार्ट बनाया था उसको घिस डालो। तीसरा आपको क्या पता होना चाहिए दोस्त कि हाँ वेक्टर क्वांटिटी, कि कौन सा वेक्टर है और वेक्टर का कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं। सर एक यही टॉपिक फिजिक्स में समझ नहीं आया था, अब नहीं हो पाएगा, यहां भी काम नहीं हो पाएगा केमिकल बॉन्डिंग में, इसमें तो नहीं हो पाएगा, पोलैरिटी में तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि पोलैरिटी कैसा है, खुद कैसा है, एक वेक्टर क्वांटिटी। तो जो खुद वेक्टर है तो वो भाई अपने बारे में तो यही बोलेगा ना भाई कि मैं वेक्टर हूं तो मेरे को वेक्टर से सॉल्व करो। समझ रहे हो पार्थ पांडे जी? कोई दिक्कत तो नहीं है, तो ऐसे सॉल्व होगा। तो चलिए पहले इतना को लिखो, इसके बाद कुछ और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस का आंसर ढूंढते हैं हम। बॉन्ड एंगल पढ़ लिया था, यहां से चालू बॉन्ड पोलैरिटी।